पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए बताने वाले हैं हम आपको प्रकृति के खजाने मिट्टी के बारे में। फिर मुलाकात करवाने वाले हैं हमारे कुछ सफल किसानों से और फिर सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुँचाई जाएगी। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, आइए सबसे पहले नजर डालें कार्यक्रम के पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। मिट्टी प्रकृति का खजाना होती है। अगर हम इसकी सेहत का ख्याल रखेंगे तभी तो हमें अच्छी उपज मिलेगी और उसकी गुणवत्ता भी काफी अच्छी रहेगी। ऐसे में हम सभी का दायित्व है कि इस प्रकृति के खजाने को हम सहेज कर रखें। किस तरह से हम इस ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें से अगर किसी भी तत्व की कमी हो जाए तो समझ लीजिए मिट्टी बीमार है। जांच के बाद पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है और किसकी नहीं। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तरह का पोषण चाहिए। जांच के बाद हमारे वैज्ञानिक उस फसल के हिसाब से पोषण की सलाह देते हैं और ये भी बताते हैं कि कौन सा तत्व कितनी मात्रा में डालना है। इसका मतलब हुआ कि मिट्टी की जांच उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकती है और कम लागत में ज्यादा पैदावार दिलाती है। जिस तरह इंसानों में अलग अलग बीमारियों का पता लगाने के लिए खून की जांच की जाती है, उसी तरह मिट्टी की बीमारियों का पता लगाने के लिए उसकी जांच होती है। इस प्रयोगशाला में मिट्टी के पीएच, विद्युत चालकता, जैव कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश वगैरह की जांच की जाती है। खरीफ फसलों के लिए अप्रैल मई में और रबी फसलों के लिए अगस्त सितंबर में नमूना लिया जाता है। जांच के बाद किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। इस किसान को जांच के लिए नमूना लेने का अनुभव है। इन्होंने सबसे पहले घास को हटा दिया है ताकि साफ सुथरी मिट्टी मिल सके। इनके पास एक बर्मा है, इसकी मदद से ये 15 सेंटीमीटर की गहराई तक मिट्टी निकाल लेंगे। लेकिन सिर्फ एक जगह से ही नमूना लेना काफी नहीं है। सटीक परिणाम के लिए 10-12 जगह से नमूना लेना होगा। जिन किसानों के पास बर्मा नहीं है वो कुदाली से भी काम ले सकते हैं। कुदाली से अंग्रेजी के वी आकार का 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदना होगा और फिर एक किनारे से ऊपर से नीचे की तरफ 2-3 सेंटीमीटर की परत निकालनी होगी। इस किसान ने हर नमूने को साफ कागज पर रखा है ताकि मिट्टी में कोई बाहरी गंदगी ना आ सके। अब इन्होंने सभी नमूनों को आपस में अच्छी तरह मिला दिया है और मिलाई हुई मिट्टी को साफ सतह पर समतल बिछा दिया है। उंगली से इसके 4 बराबर भाग किए हैं। आमने सामने वाले 2 हिस्सों को निकालकर अलग कर लिया गया है और बाकी मिट्टी को फिर 4 भागों में बांट लिया है। आमने सामने वाले 2 हिस्सों को फिर से हटा दिया गया। ऐसा तब तक करेंगे जब तक नमूने का वजन आधा किलो न रह जाए। आधा किलो नमूने को साफ कपड़े या पॉलिथीन रख दिया जाएगा और इसके साथ एक पर्ची भी। पर्ची पर किसान का नाम, पता, प्लॉट नंबर या कोई और तरीका जो खेत की पहचान कराता हो लिख दिया गया है। इसी तरह मिट्टी की किस्में दर्ज करेंगे। मिट्टी बारानी है या सिंचाई सुविधा वाली, ये भी लिखा जाएगा और सिंचाई का साधन भी बताना होगा। इसके अलावा जल निकासी की जानकारी, बोई हुई फसल का नाम, आगे बोई जाने वाली फसल का नाम और जैविक खाद जो डाला गया हो वो भी लिख देंगे। खेत में अगर कोई समस्या है तो वो भी लिख दिया जाएगा, जैसे कम पैदावार वगैरह। सबसे नीचे नमूना लेने की तारीख और किसान के हस्ताक्षर होंगे। इस पर्ची की 3 प्रतियां होंगी। पहली नमूने वाली थैली मके अंदर रखी जाएगी, दूसरी बाहर बांधी जाएगी और तीसरी को किसान अपने पास रख लेंगे। 3 दिन के अंदर अंदर इसे प्रयोगशाला भेजना होगा, वरना जांच सही नहीं होगी।
याद रहे, नाली की जमीन, पेड़ के पास की जमीन या खाद के ढेर से नमूना नहीं लेना है। हरी खाद, कंपोस्ट या रासायनिक खाद डालने के तुरंत बाद भी नमूना लेना सही नहीं है। इस तरह खेत के गीला होने पर भी नमूना नहीं ले सकते। खाद के बारे में नमूना बिल्कुल ना भरे और मेड़ों से करीब 2 मीटर दूरी तक भी नमूना ना ले। वैसे तो बाजार में मिट्टी परीक्षण किट भी मौजूद है। किसान चाहे तो खुद भी मिट्टी की जांच कर सकते हैं, लेकिन इससे सीमित जानकारी ही मिल पाती है। सही जानकारी प्रयोगशाला से ही मिलेगी। जांच के दौरान अगर मिट्टी में जैव कार्बन 0.5 से कम हो तो मिट्टी निम्न वर्ग की होगी। 0.5 से 0.75 हो तो मध्यम वर्ग की और 0.75 से ऊपर हो तो उच्च वर्ग की होगी। नाइट्रोजन की मात्रा 280 से कम होने पर निम्न वर्ग, 280 से 560 होने पर मध्यम वर्ग और 560 से ऊपर होने पर उच्च वर्ग में आएगी। फास्फोरस 23 से कम हो तो निम्न, 23 से 56 होने पर मध्यम और 56 से ऊपर होने पर उच्च वर्ग की होगी। पोटेशियम की मात्रा 130 से कम हो तो निम्न, 130 से 335 हो तो मध्यम वर्ग और 335 से ऊपर होने पर उच्च वर्ग की कहलाएगी। अब किसान इसी के आधार पर खाद दे सकते हैं। बहुत कम जैव कार्बन वाले खेत में प्रति हेक्टेयर 15 से 16 क्विंटल कंपोस्ट डालना है। कम जैव कार्बन वाले खेत में 14 क्विंटल, मध्यम में 10 क्विंटल और उच्च में 5 क्विंटल खाद डालनी होगी। अति उच्च जैव कार्बन वाले खेत में जैविक खाद की जरूरत नहीं होती। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें आपको, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे कृषि के जगत में बहुत सारी ऐसे मिसालें हैं जिनकी दास्तानों को अगर हम जान लें तो हम भी कुछ नया करने की ओर प्रेरित हो जाएंगे। तो आइए ऐसे ही कुछ सफल किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि किस तरह का रहा है उनका कामयाबी का सफर। नई अर्थव्यवस्था के उभार और जीवन के प्रति बदलाव के कारण ग्रामीण महिलाएं घर की ड्योढ़ी लांघकर कुछ नया और बिल्कुल अलग काम कर रही हैं। वाराणसी के विकास क्षेत्र चिरई गांव को अचार मुरब्बा के उत्पादन और बिक्री के लिए जाना जाता है। पूरे क्षेत्र में कृषि आधारित कुटीर उद्योग के रूप में कृषि उपजों की मूल्य संवर्धन इकाइयां स्थापित हैं। ये जो लघु उद्यम और ख़ास करके जो कृषि आधारित उद्यम हैं, सब्जियों पर आधारित, फलों पर आधारित, उसको हम लोग बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयासरत हैं और जल्दी ही हम लोग जनपद वाराणसी में खास करके चिरई गांव में हम लोग इसको एक हब के रूप में स्थापित कर लेंगे। कृषि आधारित ये कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में नए नए अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। ग्रामीण महिलाएं अपने गांव घर में ही नए अवसरों को तलाश कर अपने उद्यमी होने का सबूत दे रही हैं। हमारे खेत में सलजम और गाजर निकलते हैं, उसका हम अचार में यूज़ करते हैं। और गाजर का है तो उसका बर्फी वगैरह ये सब बनाते हैं। कुछ सब चीज़ें हम लोग मंडी से भी मंगाते हैं। हम लोग ये उद्योग चलाते हैं, इसमें पूरे घर की महिलाएं होती हैं, शामिल होती हैं। और ये अचार मुरब्बा है, आंवले का कैंडी है, इसमें हम लोग अपना पूरा सहयोग मतलब बनाते हैं। और ये हम लोग अपना एक छोटा सा उद्योग चलाते हैं, कुटीर उद्योग चलाते हैं। कृषि उपजों के प्रसंस्करण
और कच्चे माल के मूल्य संवर्धन की इकाई शुरू करने में कोई खास लागत नहीं आती है। ये उद्यम ग्रामीण महिलाओं को कम लागत में अच्छी आमदनी की गारंटी देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की इन उद्यमी महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से काफी सहायता मिली। पूंजी की समस्या का समाधान स्वयं सहायता समूहों के जरिए हो गया। पूरे चिरईगांव क्षेत्र में कुछ ऐसी उद्यमी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने कुटीर उद्योग को लघु उद्योग में तब्दील करने में सफलता प्राप्त की है। इन महिलाओं को बुलंदी तक पहुंचाने में स्वयं सहायता समूहों और बैंकों ने बड़ी भूमिका अदा की है। समीना जफर आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं जो सशक्त और आत्मनिर्भर बनने की इच्छा रखती हैं। इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम अपनाया, जिसमें प्रधानमंत्री के संकल्प वेस्ट से वेल्थ के तहत कूड़ा कचरा इकट्ठा कर उसे फिर से प्रयोग में लाया जाता है। इन्होंने अपने मोहल्ले से ही इस काम की शुरुआत की। हमारे अपने ही मोहल्ले में हमने ये काम जब स्टार्ट किया तो ये काम हमने देखा कि लोगों की डिमांड और ज़्यादा हमारे साथ बढ़ रही है। पहले स्टार्टिंग में हमने एक ऑटो लिया, वो अपने ही एक रिसोर्सेज से लिया। तो धीरे धीरे जैसे हमारा ये काम बढ़ता रहा तो हमने उसी जो भी हमारी एक नॉमिनल चार्जेस से आमदनी आनी शुरू हुई तो हमने एक और गाड़ी ऐसा स्टार्ट की डालनी। तो उसके साथ ड्राइवर्स, हेल्पर्स, हमारे साथ और भी अनएम्प्लॉयड लोग भी जुड़ते रहे, तो ये हमारा काम बढ़ता रहा। समीना जी ने ये काम सेवा भाव से शुरू किया। इसके लिए ना ही उन्होंने कोई संगठन बनाया और ना ही इसका कोई नाम रखा, लेकिन जब आसपास के लोगों को सुविधा हासिल हुई तो उन्होंने इस काम को एक संगठित रूप से करने और कोई नाम देने का आग्रह किया। तब इन्होंने इसे नाम दिया फेथ ह्यूमन रिसोर्सेज सर्विस। मेरा काम में जो भी ताउन था, जो भी कॉपरेशन था, मेरे अपने गली मोहल्ले से था। मेरे सबसे पहले मेरे हस्बैंड से, मेरे बच्चों से मुझे ये कॉपरेशन मिला। और ये आहिस्ता आहिस्ता करते जब लोगों को ये कामयाब काम दिखा कि हमें घर में ही एक सहूलत मिल रही है, तो उन्होंने कहा अगर आप ये काम कर रहे हो तो इस काम को कोई नाम दो। तो हमने उन लोगों के कहने से इसका एक फर्म ऑर्गेनाइज की, एक बनाई, जिसका नाम फेथ ह्यूमन रिसोर्सेज सर्विसेज इसका नाम रखा। और इसको एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड भी हमने करवाया है। और इस चीज़ में एक नई चीज़ें सीखने के लिए मैंने इम्पा से एक ट्रेनिंग भी ली है। तो अंडर ट्रेनिंग मैंने बहुत सी चीज़ें जो मेरे इस काम में मुझे एक आगे लाने के लिए मुझे उस ट्रेनिंग ने भी बहुत कोऑपरेट किया है। तो मैं चाहती हूँ कि हर आने वाली या पढ़ी लिखी एक लेडी को इस काम करने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। शुरुआती दौर में तो समीना जी का फेथ ह्यूमन रिसोर्सेज सर्विस संगठन सरकार या म्युनिसिपैलिटी की तरफ से बनाई गई डंपिंग साइट्स को ही इस्तेमाल कर रहा था। इसके लिए वो सरकार और म्युनिसिपैलिटी का आज भी आभार प्रकट करती हैं। मगर अब उन्होंने बेली चराना में अपनी निजी जगह हासिल कर ली है। यहाँ कचरा इकट्ठा कर उसकी छंटनी की जाती है। हर प्रकार के कूड़े को अलग करके उसे प्रबंधन के लिए भेजा जाता है। कचरा इकट्ठा करके उसे वेल्थ में बदलने के लिए कुछ उपकरणों की जरूरत होती है। ये उपकरण हासिल करने के लिए इन्हें सरकार की तरफ से तकनीकी और आर्थिक सहायता हासिल करवाई गई। यहाँ इकट्ठे होने वाले
सब्जियों और फलों के छिलके को मशीन में प्रोसेस करके सीधे तौर पर खाद में तब्दील कर लिया जाता है। इस काम के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित करना पड़ता है। हर कदम पर खुद निगरानी रखनी पड़ती है। इसमें अच्छे नतीजे हासिल करने के लिए उतनी ही मेहनत की जरूरत होती है। कचरे का प्रबंधन तो अपने आप में एक सामाजिक भलाई और स्वच्छता का काम है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट असल में कचरे का सही तरीके से प्रबंधन है। कचरा अक्सर दो प्रकार का होता है, एक सूखा कचरा और एक गीला। आज समीना जफर की वजह से कचरा इकट्ठा करने वाले, छंटाई करने वाले और गाड़ी वालों को रोजगार हासिल हुआ है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक वैज्ञानिक काम है। समीना जफर को इस काम के लिए कहां से और किस प्रकार की प्रेरणा शक्ति हासिल हुई, इस बारे में पूछने पर उन्होंने बताया, इंस्पिरेशंस की बात करें तो ये सारी इंस्पिरेशंस मुझे अपने हस्बैंड से मिली हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एक नोडल ऑफिसर J&K में हैं। तो जब ये लोगों के लिए कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस कैंप इनके थ्रू लगाए जाते हैं कि छोटे छोटे मोहल्लों में, स्कूल्स में, प्राइवेट्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में या किसी गांव में, शहरों में, इवन के अब्रॉड में भी, आप ये कह लो कि अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी, मतलब ऑल ओवर J&K में जब इनके कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं तो हम एक दिल से खुशी होती है कि लोग इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो अगर लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं, कोई फर्म, कोई NGO, कोई गवर्नमेंट इनसे वो उन सवालात के जवाब मांगते हैं कि हम अपना कचरा कहाँ फेंकें, तो ये चीज़ें हमारे लिए, और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। इस चीज़ में मैं ही वाकिफ़ नहीं हुई हूँ, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे सब इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो ये इंस्पिरेशन हमारे अंदर भी एक ऑटोमेटिकली पनप गई कि हमने ये काम करना है। और ये मेरे लिए एक मॉरल सपोर्ट भी है और एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी है मेरे हस्बैंड से, मुझे अपने बच्चों से। और इस चीज़ में मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं इस काम में आई हूँ। मुझे फ़ख्र है कि ये मैंने इस काम को किया है। आज एक लोगों के बीच में एक मेरा मुकाम बना है, मेरा एक नाम बना है कि कोई लेडी है, जब लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, हम अपने घर का ये वेस्ट कहाँ फेंकें, तो जब हम उनको ये सर्विसेज देते हैं तो बहुत एक फ़ख्र महसूस होता है कि किसी के घर की गंदगी नहीं, उनके दिमागों की गंदगी भी जा रही है बाहर, उनके एटमॉस्फेयर की, उनकी गलियों की गंदगी साफ हो रही है। एक मुहावरा है कि मेहनत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। इस मुहावरे को सच साबित किया है समीना जफर ने। मेरा ये स्पेशली एक औरतों को मैसेज है कि इस काम में कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको घर बैठे अगर एक औरत को काम मिल रहा है, 2 को मिल रहा है, तो इसके साथ इस कचरे के काम में ही आपका रोजगार या आपकी आमदनी छुपी है, तो आप इसके साथ एक के साथ 10 भी जुड़ सकती हैं। अगर इसमें अगर कमाई ढूंढो तो बहुत कमाई है। आपके अपने घर, बच्चे, परिवार आपका अच्छी तरह से एक उनको एनर्जी मिलेगी, एक उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम अपने हाथों से कुछ कमा रही हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अनसेफ माहौल में आपने नहीं जाना है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ होंगी। आपको ये नहीं लगेगा कि हम सिक्योरिटी हिसाब से हम कहीं पीछे हैं या डर रही हैं या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुले दिल से इस काम के लिए वेलकम करें और इस काम को अपने हाथों से करें। आपको एक तरक्की मिलेगी, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक खुशी मिलेगी। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ आपको बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ।
कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज के फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड की, जिसे आमतौर पर हमारे किसान भाई बहन केसीसी के नाम से जानते हैं। केसीसी हमारे किसानों का साथी होता है। अगर आप इसे बनवा लें तो बहुत ही कम प्रीमियम दर पर आप ऋण की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो किस तरह से आप बनवा सकते हैं अपना केसीसी, आइए आपको बताएं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, आपके लिए ये सभी फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही बता दें टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर और दोबारा आप सभी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। साथ ही आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krushidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मकसद